दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ हिंदी में एक साथ 10 चैप्टर, लेकिन वो 10 चैप्टर के सबसे डेंजरस सवाल। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सवाल जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, चाहने के बाद भी आप सवालों का उत्तर गलत दे देते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ। तो आज हम उन्हीं सवालों को लेकर हाजिर हैं और आज की क्लास में दोस्तों हम कवर करेंगे वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, लिंग की पहचान। ये तो काफ़ी आसान है और आरओ यारो परीक्षा में दोस्तों काफी बार ये सारे के सारे चैप्टर पूछे जाते हैं, तो मैंने एक साथ यहाँ पे रख दिया है। हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची के सवाल, विलोम शब्द के सवाल, तत्सम तद्भव के सवाल, वर्तनी शुद्धि और विशेषण विशेष्य वाले भी सवाल। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, ये बहुत ही डेंजर सवाल है। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में गलत होते हैं, तो एक बार पूरे वीडियो में बने रहिए, ट्राई करिए कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए अलग अलग फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे हम अपने चैप्टर पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा क्या दोस्तों, हिंदी में वर्णमाला चैप्टर। अगर वर्णमाला चैप्टर हम लोग इतने बड़े हो गए, ठीक है, फिर से वही अ आ ई उ हमें यही जानना है और क ख ग घ अंग यही पढ़ना है। ठीक है, यानी स्वर और व्यंजन से कई ऐसे सवाल बनते हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो वर्णमाला का मैं निचोड़ आपको देने चल रहा हूं, जिससे सवाल बनता दोस्तों कि अयोग वाह वर्ण कितने हैं। ठीक है, अयोग वाह याद रखिए, अयोग वाह में यहाँ दो तरह के वर्ड रखे जाते हैं दोस्तों। एक तो दोस्तों अंग को कहते हैं अयोग वाह, एक अह को कहते हैं। ठीक है, और अलग अलग आप इसे पढ़ेंगे ना तो इसको याद रखेंगे, इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुस्वार कहते हैं। और इसे कहते हैं दोस्तों विसर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग। ठीक है, अगर अलग अलग कहेंगे तो इसे अनुस्वार कहते हैं। मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां याद रखें दोस्तों, इसे हम कहते हैं अनुस्वार और नीचे वाले को कहते हैं विसर्ग। तो अयोगवाह वर्ण हैं कितने, तो याद रखेगा इनकी संख्या कितनी दोस्तों, तो कभी भी परीक्षा में पूछे तो बताएगा अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है। ठीक है, साफ सुथरे तरीके से इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल पूछता है दोस्तों कि हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं। ठीक है, मूल वर्णमाला में दोस्तों कितने हैं, तो दोस्तों कुल की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है, याद रखिए यहां कुल मूल वर्णों की बात हो रही है। और मूल चाहे कहिए चाहे हिंदी में संपूर्ण वर्णों की बात कहिए, तो याद रखेंगे यहां पर टोटल संख्या कितनी दोस्तों, कुल 52 है। ठीक है, कैसे इसको याद रखा जाए, अक्सर करके याद करते हैं फिर भूल जाता है दोस्तों। हम लोग पढ़ते हैं जब इंग्लिश में, ठीक है, कि इंग्लिश में अल्फाबेट में दोस्तों कुल कितने होते हैं अक्षर, तो वहां पर हम पढ़ते हैं दोस्तों 26। ठीक है, 26 का दोगुना कर देंगे दोस्तों तो 26 गुना कितना हो जाता है, 52। तो हिंदी के वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 52 अक्षर हैं। कभी अगर दिमाग से स्किप भी हो जाता है ना तो आप इसको 26 गुना 52 याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, एक सवाल देता है अनुनासिक का संबंध। बहुत सारे बच्चे इस अनुस्वार को अनुनासिक में जोड़ देते हैं, नहीं, अनुनासिक का संबंध किससे दोस्तों, तो याद रखेगा ये कुल मिला के दोस्तों पंचमाक्षर का नाम आपने सुना होगा। क्या दोस्तों, पंचमाक्षर का नाम सुना होगा। ठीक है, पंचम धन अक्षर बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, पंचमाक्षर हो जाता है। जैसे पंचम अक्षर में क वर्ग में आप मिलेंगे दोस्तों, क वर्ग जब पढ़ेंगे तो अंगा हो जाता है, च वर्ग में इया हो जाता है, ट वर्ग में अड़ा हो जाता है, त वर्ग में दोस्तों न हो जाता है और प वर्ग में दोस्तों म हो जाता है। इस प्रकार से ये जो संख्या है यही अनुनासिक है। परीक्षा में पूछे कि अनुनासिक संख्या है कितनी वर्णों की, तो बताइएगा 5। इनकी संख्या कुल कितनी है, 5 है। ठीक है, अच्छा अनुनासिक का संबंध, अच्छा यहां लिख दिया दोस्तों। अच्छा ये व्यंजन, ये सवाल थोड़ा यहां कर लीजिएगा, यहां पूछा है कि संबंध किससे है, तो याद रखेगा इसका संबंध होता है दोस्तों, मैं इसका आंसर यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इसका संबंध होता है, यहां पे आंसर लिख दे रहा हूं, इसका संबंध होता है मुंह और नाक से। किससे, मुंह और नाक से। क्यों होता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं अंगा अंगा तो याद रखिए मुंह से और नाक से दोनों आवाज आती है। जैसे हम कहते हैं इया, या कहते हैं क्या दोस्तों अड़ा, या कहते हैं न, या कहते हैं म, तो याद रखिएगा दोनों से आवाज आती, इसलिए दोस्तों इसका संबंध मुंह और नाक से दोनों है। कुल संख्या 5 है, पंचमाक्षर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। कई बार परीक्षा में आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए घबराने वाली बात नहीं, द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड 2 बार आ गया। ध्यान दीजिएगा, द्वित्व मतलब 2 बार आ गया। जैसे हमने यहां पर लिख दिया दोस्तों दिल्ली, क्या लिख दिया दोस्तों, हमने दिल्ली लिख दिया, तो दिल्ली में क्या लगा दोस्तों, यहां पे ल 2 बार आया ना, बस यही द्वित्व है। अच्छा कई बार परीक्षा में देता कि क्या बताइए कि आपने लिख दिया जैसे पृथ्वी, क्या यह द्वित्व है, क्या अगर पूछे परीक्षा में क्या यह द्वित्व व्यंजन है, तो बताएगा नहीं यह द्वित्व व्यंजन नहीं है। ये आधा वाला नहीं देखना, हमें क्या देखना, हमें जो दो बार आता हमें वो देखना है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं दोस्तों कुक्कुर, क्या लिखते हैं,
याद रखेंगे एक शब्द लिखा हमने यहां पर कुक्कुर, ठीक है, तो यहां पे क का आया ना, आप इसे द्वित्व मान सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़ते चलिएगा और अच्छे से समझते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। चलिए आगे देखा दोस्तों, कंठ वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में आवाज गले से निकलती, कहां से निकलती? गले से। कैसे? जैसे हम कहते हैं क, ख, ग, घ, अंग, याद रखेंगे गले से आवाज निकलती है तो ये कंठ वर्ण होते हैं। और कंठ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी होती है? तो क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंगा हो गया, ठीक है। इसी तरह से तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो याद रखेगा यहां गले से आवाज, क्या लिख देंगे दोस्तों? यहां गले से आवाज। जब आवाज गले से निकलेगी तो कंठ वर्ण। जब आवाज दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों? जहां तालु का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? तालु का प्रयोग। कैसे दोस्तों? आपकी जिह्वा जाके, आपकी जो जीभ है ना, ये जाके तालु पे रख जाएगी। एक काम करना, अपना जीभ पकड़ लो ऐसे और बोलो च, छ, ज, झ, इया, ऐसे पकड़ो। नहीं बोल पाओगे, मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाएगी। यानी बिना जीभ को, या जीभ को कोशिश करो ना, जीभ को नीचे रखो, ऊपर मत जाने दो और बोल के दिखाओ च, छ। पता तालु किसे कहते हैं? देखो ये सब रटने वाली बातें नहीं है। तालु किसे कहते हैं? मुंह खोलो, आ, ये इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, यहां, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तालु कहते हैं। अगर जीभ आपकी तालु के पास गई तभी दोस्तों आप इनका उच्चारण कर पाओगे, अन्यथा आप इस शब्द को बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? च, छ, देखिए जीवा जा रही कि नहीं? च, छ, ज, झ, इय। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा च, छ, ज, झ और इय। इसी तरह से दोस्तों मूर्धन्य किसे कहते हैं? मूर्धन्य में दोस्तों जो जिह्वा होती है ना, ये उल्टा हो जाती है, ठीक है। जिह्वा क्या हो जाती है दोस्तों? ये उल्टा हो जाती है, तभी हम उसे कहते हैं मूर्धा। जैसे कहते हैं ट, 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 ट के समय ना आपका जीभ उल्टा हो जाएगी। आप देखिए, कोशिश करिए, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो याद रखेगा ट, ठ, ड, ढ। नहीं समझ में आ रहा होगा, आप कोशिश करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ट, ठ, ड, ढ और अड़, ठीक है। इसी तरह से दंत होता है। एक्चुअली में हम हिंदी विषय जब पढ़ते हैं तो हम लोग दोस्तों ठीक ढंग से उच्चारण नहीं करते हैं। पहले के जमाने में जब त, थ, द, ध पढ़ा जाता था, इसमें दांत का प्रयोग किया जाता था। आज हम त सही मायने में शुद्ध तरीके से नहीं बोल पाते हैं। हमें किसी ने शुद्ध तरीके से बोलना सिखाया नहीं। हम क्या करते हैं? हम हमेशा अपने जीभ को दांत से लाकर टच करते हैं, तब बोलते हैं त। आप बोलो त, देखो जीभ कहां गया? जीभ आके दांत पे सट रहा होगा। दांत है ना, ये दांत के पीछे वाले हिस्से में आपका जीभ जो है टच हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या आएगा? बोलो त, थ, द, ध, यहां और ना। आ जाओ, मैं आज अपनी क्लास में एक बच्चे को बुलाता हूँ, ठीक है। ये हमारे परम मित्र के सुपुत्र जी हैं, ठीक है। इस पे बेटा खड़े हो जाओ, ठीक है, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम, ठीक है। तो ये है, एक बार बोलो अपने मुंह से त, बोलना त। भी ऐसा करो ना, तुम जीभ को मत हिला, बोलो त, थ। देखो जीभ जा रही ना, यहाँ पे टच हो रहा ना, कहाँ टच हो रहा है? दांत में ना, ना ऐसे लगा त, थ, द, ध, न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखना, जब ये दंत वर्ण किसे कहा गया? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया? त, थ, द, ध और न। इसी तरह से ओष्ठ में क्या होता है ना कि आपकी जो आवाज है, आप प पता कब बोलेंगे? जब दोनों होठ सटेगा। बेटा एक बार बोलना, यहाँ पे प बोलना, प। इधर इधर देख के बताओ, हाँ इधर बताओ, देख के बोलो प, प। देखो बिना ऐसे मुंह खोल के बोलो प, बोल पाते हो क्या? ट्राई करो। नहीं ना, बताओ, नहीं ट्राई हो रहा ना, फिर से एक बार कोशिश करो। नहीं, आवाज नहीं निकलेगी ना। तो जब भी हमें प बोलना, प, फ, ब, भ, तो क्या करना हमें? हमें हमारा ये जो होता है ना, ये ऊपर वाला जो लिप्स है और नीचे वाला लिप्स है, ये जाके टच होगा, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। जाओ यहां से बैठ के देखो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं। इस तरह से हमें चीजों को सीखना होगा। ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको कठिन मानते हैं तो कठिन नहीं है। आप क्लास में आओ, आप पढ़ो, चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा प, फ, ब, भ और म। ये याद रखेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? ओष्ठ वर्ण हो जाएगा, ठीक है। यानी बिना होठ को सटाए हम आवाज नहीं निकाल सकते, यही चीजें। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं और अगला चैप्टर पढ़ते हैं। दोस्तों जब विराम चिन्ह की बात आती है ना, तो बच्चों को लगता है कि यार ये तो बहुत आसान चैप्टर है। आसान नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है। देखिए ये ऐसा भी नहीं कि कठिन है, लेकिन आपको जानना होगा। अभी तक क्या होता है ना, सही मायने में हम लोगों ने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि विराम चिन्ह का प्रयोग किया क्यों जाता है। पता है, बिना विराम चिन्ह का प्रयोग किए ना, शब्द के अर्थ के अनर्थ बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं राम सिंह तोमर गए, ठीक है। तो राम सिंह तोमर क्या दोस्तों? ये तोमर टाइटल है, तो राम सिंह तोमर यानी कोई व्यक्ति होंगे, गए, ठीक है। और मैंने कहा राम सिंह तो मर गए। अब बताओ,
तो वर्ड तो ही राम सिंह तो मर गए। अब पता चलेगा तो राम सिंह जी क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए। जबकि देखो कामा का अंतर है खाली, एक कामा क्या करता है, व्यक्ति को नीचे से ऊपर भेज दे रहा है, ठीक है, वही चीज यहां समझना है। लिख रहा दोस्तों जब संज्ञा की द्विरुक्ति, द्विरुक्ति माने क्या होता है, द्विरुक्ति का मतलब होता है दो बार आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, जब संज्ञा क्या हो जाए दोस्तों, दो बार आए तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है, आइए करके देख लेते हैं ना। जैसे यहां पर क्या लिख दिया दोस्तों, धीरे धीरे, तो धीरे और धीरे के बीच में क्या लगा दिया, ये लगा दिया। या फिर हमने अच्छा संज्ञा की बात किया ना, तो यहां माता कर लीजिए, माता पिता, तो माता और पिता के बीच में जो डैश लगाते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं योजक चिन्ह, या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, जब कोई भी दो संज्ञा आता है ना, उसके बीच में हमेशा डैश लगाते हैं। जैसे भाई बहन, तो भाई के बाद क्या करेंगे, डैश लगाएंगे, फिर बहन लिखेंगे। जैसे मैंने बोला दिन रात, जैसे मैंने बोला लाभ हानि, जैसे मैंने बोला शुभ अशुभ, जैसे मैंने कहा पाप पुण्य, जैसे मैंने कहा झूठ सच, यहां हर जगह दोस्तों आप डैश लगाएंगे। अगला सवाल लिख रहा कामता प्रसाद जी के अनुसार, अब देखिए अनुसार के बाद यहां कामा होना चाहिए। जब कभी भी कोई बात हो ना, किसी के अनुसार कहा जाए तो नियम होता है कि हम हमेशा यहां कामा का प्रयोग करें। आपने देखा होगा कि कभी हमारे टाइपराइटर अगर बनाते समय लिख के नहीं देते तो मैं इनका सुधार करता हूं अपनी क्लास में, ठीक है। तो कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है, इनको अंग्रेजी भाषा से लिया गया, ठीक है। ये जो भी विराम चिन्ह हैं ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए दोस्तों। ऐसा कौन मानता है, ऐसा कामता प्रसाद जी मानते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सभी चीजें नहीं ली गई अंग्रेजी भाषा से, बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग हमारी अपनी आदिकाल के ग्रंथों में भी हुआ है। अंग्रेजी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, ठीक है। आगे पढ़िए। कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो उनके अनुसार दोस्तों कुल संख्या है 20। कितनी है दोस्तों, कुल संख्या 20 है। विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद जी कितनी मानते हैं, 20 मानते हैं। ये आप याद रखना, सवाल ऐसे ही एज इट इज पूछता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों, आनंद आया थोड़ी देर रुका और चला गया, ठीक है। देखिए यहां पर क्या दो सेंटेंस है। एक तो आनंद आया, ठीक है, आनंद नाम का कोई व्यक्ति वो आता है, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहां पर आया के बाद ना आपको कामा देना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलोगे ना तो ऐसे कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे आनंद आया थोड़ी देर रुका और चला गया, गलत है। आप कैसे बोलेंगे, आनंद आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस तरह कहेंगे। तो यहां पर कामा की जरूरत है, तो यहां पर क्या लगेगा दोस्तों, ये कॉमा लगेगा। इस कॉमा को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इस कॉमा को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं अर्धविराम। क्या कहते हैं, अर्धविराम। अर्धविराम मतलब क्या होता है, आधा रुकना। पूर्ण विराम मतलब क्या होता है, पूरा रुकना। अर्धविराम मतलब आधा रुकना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉमा हो जाएगा, अर्धविराम हो जाएगा। अगला सवाल, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, ठीक है। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु, कभी भी लेकिन परंतु कुछ भी लगाइए ना तो उसके पहले हमेशा कामा होना चाहिए, पहले, बाद में नहीं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो दोस्तों यहां भी क्या करेंगे दोस्तों, यहां भी आप अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अल्प विराम मत करेगा, अर्ध विराम इसका नाम है, ठीक है। लिख रहा दोस्तों जाना है तो जल्दी जाओ, यहां तो शब्द लिखा है ना, याद रखेगा, इसके पहले जाना है तो जल्दी जाओ ये कहेंगे दोस्तों, और यहां भी किसका प्रयोग करेंगे, ये अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। ऐसे 10 चैप्टर में बड़े इत्मीनान से आपको पढ़ाऊंगा, बस आप चीजें देखते चलो, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों शब्द रचना। शब्द रचना जो चैप्टर है ना, इसमें बताना आपको कि शब्दों की रचना या उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। क्या बताना है, हमें शब्दों की प्रकृति के बारे में बताना है। प्रकृति मतलब क्या हो गया, शब्दों का नेचर बताना है। क्या बताना है, नेचर। और शब्दों के जो नेचर होते हैं 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है, एक ऋण शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है, और दोस्तों एक तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। क्या हो जाता है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द। ये 3 तरह के शब्द होते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द माने क्या होता है, ऐसा शब्द जिसको तोड़ ना सकें। देखो जबरदस्ती तोड़ना अलग बात है, जबरदस्ती तोड़ दोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। भाई तोड़ने का मतलब कोई अर्थ होना चाहिए ना। जैसे एक शब्द लिखा दोस्तों, मान लीजिए मैं लिखा हूं पुस्तक, ठीक है। अब पुस्तक में क्या अलग कर दें, पू अलग कर दें, तो जो पू अलग कर देंगे स्तक बचेगा, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो जो शब्द नहीं टूटता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द। तो यहां पे रूढ़ कौन कौन से हैं, ये रूढ़ हो जाएगा, ये तीर्थाटन करिएगा, गलत है, ठीक है, गलत लिखा है। तीर्थाटन पहले सही लिखिए, ऐसे लिखा जाएगा तीर्थाटन, ठीक है। घबराइए मत, अगर कहीं कुछ गलत होता ना मैं आपको सही करा दूंगा, ठीक है। धर्मात्मा, नीलकंठ, श्रमशील, रेलगाड़ी, चंद्रशेखर, रसोईगर, सुपुत्र, सब जो है यहां रूढ़ शब्दों की बात करेंगे तो केवल एक ही रूढ़ शब्द आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यौगिक शब्द क्या होता है दोस्तों, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 रूढ़ शब्दों के मिलान से बनते हैं, उनका अर्थ भी होता है और वो मिलते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहां कहते हैं दोस्तों परोपकार, पर धन उपकार, यानी दूसरों के ऊपर जो उपकार किया जाता है उसे परोपकार कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
दोस्तों, यह यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, अनुशासन, अनुधन शासन क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी यौगिक शब्द हो जाएगा। तीर्थाटन, तीर्थ धन आटन बराबर क्या हो जाएगा, तीर्थाटन हो जाएगा, यह भी आपका क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, धर्म आत्मा यानी धर्म धन आत्मा, धर्म अलग शब्द है, आत्मा अलग शब्द है, तो यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यह भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। श्रमशील क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रमधनशील। ठीक है, श्रमधनशील क्या हो जाएगा, यह भी यौगिक शब्द हो जाएगा। रेल धन गाड़ी क्या हो जाएगा, यह भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। चंद्रशेखर रसोई घर, रसोई धन घर, यह भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। सुधन पुत्र, यह भी क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सर हमको बता दीजिए तो मैं बता भी दूंगा। एग्जाम्पल ले लिए, सुधन पुत्र हो जाता है यहाँ पर। यहाँ देखिए रेल धन गाड़ी कर सकते हैं, रेल धन गाड़ी। देखिए कैसे कैसे निर्माण हो रहा है, मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आप कर सकते हैं श्रम धनशील कर सकते हैं, श्रम धनशील कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों धर्म धन आत्मा कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। तो इस तरह से दोस्तों निर्माण हो रहा है, आप समझ सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ कर सकते हैं पर धन उपकार कर सकते हैं, परोपकार। यहाँ कर सकते हैं दोस्तों अनुधन शासन, क्या कर सकते हैं, अनुधन शासन कर सकते हैं। यहाँ तीर्थ धन अटन कर सकते हैं। ठीक है, तीर्थ धन अटन, ठीक है, तीर्थाटन। ठीक है, ये कर सकते हैं। इस तरह से आपने बना लिया। अब जो तीसरे टाइप का नेचर होता है शब्दों का, वो होता है योग रूढ़ शब्द। उसका मतलब होता है कि जो शब्द होता है उसका एक तीसरा अर्थ होता है, उसका एक तीसरा अर्थ होता है। जैसे लिखा है, अच्छा चारपाई में दोस्तों याद रखें, मैंने कई सारी किताबों में देखा, कई किताबों में दोस्तों इसे यौगिक माना गया है और कई किताबों में इसे योग रूढ़ माना गया। क्या माना गया है, योग रूढ़ माना गया है। आप इसे स्टार लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों मैंने आयोग का आंसर देखा, मैंने आयोग का आंसर देखा। एक बार आप भी अपने एंड से ढूंढिएगा, इसलिए मैं यहां दोनों लिख रहा हूं। मुझे पता अगर मैं एक लिखूंगा आप परेशान हो जाएंगे। एक बार आप खुद से इसे ढूंढिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अलग अलग आयोग ने इसे अलग अलग माना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको दोनों लिख के जा रहा हूं। लंबोदर की बात करते हैं। जब हम कहते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश जी की बात हो रही है, ये हो गया लंबोदर। तो जब कभी आपको तीसरे का बोध है ना, तभी दोस्तों आपका उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, यहां पर उत्तर हो जाएगा योग रूढ़। क्या हो जाएगा, योग रूढ़। उसी तरह से लिख रहा है जलज, जलज मतलब क्या होता है, कमल। जलज, नीरज, तोयज, ये सब किसका पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची है। तो इससे भी आपको दोस्तों बोध होता है किसी थर्ड पार्टी का, तो यहां भी योग रूढ़ हो जाएगा। नीलकंठ किसे कहा जाता है, नीला है कंठ जिसका, जिसका गला नीला है। किसका गला नीला है, भगवान शिव का गला नीला है, तो शिव जी का बोध होता है। तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी योग रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, कौन, चंद्रशेखर किसे कहते हैं, भगवान शिव को। यहां भी क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। आप कहते हैं सर बहुत कठिन चैप्टर, हमें नहीं समझ में आता इसमें कठिन क्या है, आप मुझे बताओ ना, यही कठिन है, कुछ कठिन नहीं। देखो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको हमेशा ही लगेगा सब कठिन है। जिस दिन आप पढ़ना सीख जाओगे, जिस दिन आपको समझ में आने लगेगा, फिर लगेगा ये तो बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है, यही हमें सीखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय। आपको पता होगा दोस्तों, उपसर्ग हमेशा कहां लगता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है, शब्द के प्रारंभ में क्या लगता है, उपसर्ग लगता है। प्रत्यय कहां लगता है दोस्तों, ये हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है, ये शब्द के अंत में लगता है। बस यही आपको सीख लेना। ठीक है, अब देखिए यहां प्रारंभ में लगा क्या है, जैसे लिखा है सदाचार। ठीक है, तो सदाचार में क्या हो जाता है दोस्तों, सत धन आचार बराबर सदाचार होता है। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं दोस्तों, सत धन आचार, तो यही जो सत शब्द दोस्तों यही आ जाएगा। ठीक है, निबंध में क्या हो जाता है दोस्तों, शायद ना पता हो आपको, लेकिन याद रखिएगा निधन बंध होता है, तो यहां पर नी मिल गया आपको। संरक्षण में दोस्तों समधन रक्षण होता है। क्या होता है, समधन रक्षण होता है, तो यहां सम मिल गया आपको। उल्लास में दोस्तों आप विच्छेद करेंगे तो उत धन लास मिलेगा, तो यहां उत मिल गया आपको। पराजय में दोस्तों पराधन जय करेंगे, क्या, पराधन जय, तो यहां पर परा मिल जाएगा। दुर्जन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए दुर्जन में हमेशा दुह करिएगा, दुह धन जन बराबर दुर्जन हो जाएगा, ये भी होता है। या फिर इसको कैसे करते हैं, दुर्धन जन ऐसे भी लिखते हैं, तो दोस्तों दोनों हो जाता है। आप इसको भी लेके चलिएगा और इसको, दोनों पूछता है परीक्षा में, तो दोनों अलग अलग तरीका है। अभ्यास में क्या हो जाएगा दोस्तों, अभ्यास में हो जाता अभि धन आश हो जाता है, अभ्यास। ठीक है, तो यहां अभी मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपने सारा उपसर्ग बता दिया। ये जितना भी मैं गोले में रखा हूं ना, ये सब के सब उपसर्ग हैं। ठीक है, शब्द के प्रारंभ में लगे। उसी तरह से जब शब्द के अंत में जो लगेगा उसे प्रत्यय कहते हैं।
हैं। जैसे बतंगड़ में आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर अंगड़ प्रत्यय लगा, बतंगड़। अच्छा, प्रत्यय देखिए लास्ट में मिल भी जाए। जैसे झंझट में ना, झंझट में कई सारे बच्चे सोचते हैं कि झंझट में झट लगा है कि अट लगा है। देखिए जो बच्चे अट करते हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा अट आपका गलत है। याद रखिएगा झंझट में ट प्रत्यय है, इस पे स्टार लगाएगा। बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, आप मत कीजिएगा। गलतियां लोग करते हैं लेकिन आपको नहीं करना है। लड़कपन में दोस्तों क्या करेंगे, लड़कपन में पन हो जाएगा। चितेरा में क्या हो जाएगा दोस्तों, चितेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि चित धन एरा बराबर चितेरा होता है। ठीक है, इसी तरह से इकहरा, दोहरा, तिहरा ये हरा प्रत्यय हो जाएगा। घबराहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा, और धनाढ़ में क्या हो जाएगा दोस्तों, आढ़ प्रत्यय हो जाएगा। धन धन आढ़ बराबर धनाढ़ हो जाता है। इस तरह से आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस अब आपको ध्यान देना है, समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पर आते हैं। आगे दोस्तों आपको लिंग की पहचान करनी, ये तो और भी आसान चैप्टर है। मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में कितनी चीजें हैं, तो 3 तरह की चीजें होती, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। उभयलिंग की बात हम नहीं करेंगे, हम केवल पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि लड़का क्या होता है, तो आप जानते हैं पुल्लिंग होता है, लड़की क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अरे तो इतना घिसा पिटा सवाल परीक्षा में नहीं पूछता है। आपसे अगर लिंग पूछ रहा है ना, तो आप हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, विशेषण का प्रयोग करिए। विशेषण का प्रयोग कीजिए और आपको अपना उत्तर स्वयं मिल जाएगा, कहां कौन सी लिंग है। सर विशेषण का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे लिखा है अखबार, बाजार या दुकानदार। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि अखबार कैसा होता है, अच्छा अखबार होता है कि अच्छी अखबार होती है, बताइए। अखबार कैसा, आप कहेंगे सर अच्छा होता है। चलो और देख लेते हैं, अच्छी बाजार है कि यहाँ का बाजार बड़ा अच्छा है, अच्छा बाजार होता है ना, दुकानदार बड़ा अच्छा है। तो जब सब अच्छा होता दोस्तों, हमने क्या प्रयोग किया, हमने क्या किया दोस्तों, खाली अच्छा या अच्छी का प्रयोग किया। तो आपने कहा सर कि यहाँ पर अच्छी नहीं लगेगा, यहाँ अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। समझ में आया? या मैंने आपसे कहा दोस्तों धरती अच्छी होती कि अच्छा होता है, हमने आपसे पूछा केवल, ठीक है, आप बताइए कि अच्छा होता है कि अच्छी होता है। आपने कहा नहीं सर अच्छा तो नहीं होता, धरती अच्छी होती है, सेना भी अच्छी होती है, मृत्यु अच्छी मिले सबको। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप प्रयोग करके तो देखिए, अभी अभी करिए, सामने करिए मेरे, सब समझ में आएगा। लिख रहा संकल्प, उत्साह, गाना। आप क्या कहते हैं, मान लीजिए कभी कोई फिल्म में कोई गाना रिलीज हुआ, ठीक है, आप क्या कहते हैं, अच्छी गाना है या फिर अच्छा गाना, आप मुझे बताओ क्या कहते हैं। ठीक है, देखो आप रटो मत, केवल मुझे बताओ आप क्या कहते हैं, ये गाना बहुत अच्छा है कि गाना बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं है, नहीं सूट कर रहा। ठीक है, या उत्साह गलत हो जाएगा, यहां संकल्प करेंगे, अच्छा संकल्प होता, अच्छा उत्साह होता, अच्छा गाना होता है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे आगे देखिए, लिख रहा लोहा, मकान, बलवान। ये मकान बड़ा अच्छा बना है कि अच्छी मकान बनी है? ठीक है, बताओ मकान अच्छा बना होता है कि अच्छी? तो जब आप बोलेंगे ना, आपको खुद महसूस होगा कि मकान अच्छा होता है, अच्छी मकान नहीं। ठीक है, तो यहां पर अच्छी नहीं होगा, अच्छा होगा, इसलिए आपने यहां भी क्या कर लिया, पुलिंग कर लिया। देखो कठिन नहीं है, आप ध्यान दो खाली। नाशपाती, नारंगी या लीची, ये अच्छी लीची है कि अच्छा लीची है? नहीं, लीची तो अच्छी होती है, नारंगी भी दोस्तों अच्छी होती है, नाशपाती भी दोस्तों क्या होता है, अच्छी होती है। ठीक है, नाशपाती भी अच्छी होती है, तो इसलिए अच्छा नहीं करेंगे दोस्तों, इस जगह पे आपको अच्छी शब्द का प्रयोग करना है। और अच्छी मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। आसान है, कठिन नहीं है, ध्यान दीजिए। फिर आगे बढ़िए, अगला दिख रहा है विद्यालय। आप क्या कहते हैं, मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है। अच्छा विद्यालय है कि अच्छी विद्यालय है, बताओ? अच्छा ना, तो याद रखो जब आपने कहा अच्छा विद्यालय है, अच्छा विद्यालय है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर तो आपको मिल गया कि पुल्लिंग हो जाएगा। यहां अच्छी तो सूट नहीं कर रहा है, खाली आप सूट कराओ ना। फिर से मैं लिख रहा हूं दोस्तों, अच्छा अच्छी लिख रहा हूं, खाली अच्छा लिख दिया और एक तरफ अच्छी लिख दिया। हमने आपसे कहा हमारा कुर्ता अच्छा है कि अच्छी, बताओ ये कुर्ता कैसा लग रहा है? कहेंगे अच्छा लग रहा है, अच्छी नहीं। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, तो इधर का कटा, लड़का भी अच्छा, बूढ़ा भी अच्छा, पिता भी अच्छा, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अभी पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखो, फिर से मैं लिख रहा हूं अच्छा अच्छी। ठीक है, अब आपने कहा दोस्तों यह सभा अच्छी है कि सभा अच्छा है? सभा अच्छा नहीं होती, सभा अच्छी होती है, संसद भी अच्छी होती है, जनता अच्छी होती है दोस्तों सभी के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर स्त्रीलिंग आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आशा, गरिमा, उदासी, गरिमा भी अच्छी होती है दोस्तों, वैसे गरिमा लड़कियों का भी नाम होता है, तो यहां से आप पहचान कर लिए कि सर यहां अच्छा का प्रयोग नहीं होगा, यहां अच्छी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों, अच्छी का प्रयोग होगा। एक और आखिरी में कर लेते हैं दोस्तों, फिर से लिखते हैं अच्छा और अच्छी। ठीक है, आप क्या कहते हैं दोस्तों, आप कहते हैं चावल अच्छा बना है कि चावल अच्छी बनी? बताइए, चावल अच्छा बना होता है। ठीक है, नमक भी अच्छा होता है, इसलिए यहां पर क्या उत्तर होना चाहिए दोस्तों, ये पुल्लिंग उत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए।
तो इस तरह से आपने कर लिया, कठिन नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आप ये सोचते हैं कि सर ये प्रश्न जो आप बना रहे हैं ना, ये बनता कहां से प्रश्न, विश्वास मानिए मैं सभी के सभी प्रश्न आपको अपनी हिंदी से बना के दे रहा हूं। आप आइए परचेज कीजिए दोस्तों, 36 चैप्टर मैंने विस्तार से यहां पर लिखा हुआ है, प्लस दोस्तों 5000 सवाल पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएगा। ये किताब परचेज करो ना, कोई दिक्कत हो रही है इस नंबर पे कॉल करो, ठीक है, ये किताब आप परचेज करो। ऐसी बहुत सारी किताबें अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषयों के लिए किताबें हैं। मौका देंगे, जुड़ेंगे स्टडी 91 के साथ, क्वालिटी कंटेंट चेक करेंगे, तब मजा आएगा। हम बाजार के और अन्य विक्रेताओं जैसे नहीं जिनका काम बस खाली दिन भर क्या करना है, सेल 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 सेल, बेच दो, ठीक है, रक्षाबंधन सेल, 15 अगस्त, हमको लगता है पूरे के दिमाग में ना बस यही चलता रहता, बेचो बेचो बेचो। अब सिंपल सी बात है, वही इंसान सेल देगा आपको जो इंसान बढ़ा के प्राइस रखेगा। अगर वो सेल दे करके अपने प्राइस को कम कर सकता है तो सस्ता ही बेच देना, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं लोग करेंगे, ठीक है, आदत है। लोग बच्चों को बस बेवकूफ बनाने में लगे हैं, आप मत जाओ ऐसे जगह पे, ठीक है। हम नहीं कर पाते, हमारी जो कॉस्टिंग है हम उस पर लेके चलते हैं कि नहीं हमको यही करना है, हम इस तरह की चीज नहीं करते हैं कभी जनरली। तो आप मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। मुख्य है कि जो चीजें हम ले रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज ये आपको देखना चाहिए, और वो आप देखिए लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला चैप्टर है पर्यायवाची का, ठीक है। पर्यायवाची आप जान ही रहे हैं दोस्तों, पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, एक ही शब्द के कई सारे नाम होते हैं, ठीक है, उसी को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे एक शब्द लिख दिया ध्वज, ध्वज को हम किस नाम से जानते हैं, अब देखिए जो बच्चा पढ़ा होगा पता होगा, ध्वज को हम झंडा कहते हैं, क्या कहते हैं, झंडा। ध्वज को दोस्तों हम पताका कहते हैं, ध्वज को दोस्तों हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं दोस्तों, अच्छा ध्वज, झंडा हो गया, पताका हो गया, ध्वज को हम केतु भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, केतु भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं दोस्तों, झंडा ध्वज को, बताओ, ठीक है। ध्वज के कई सारे पर्यायवाची, थोड़ा सा दिमाग में लोड दीजिए, मैं भी अपने दिमाग में लोड दे रहा हूं, आप भी अपने दिमाग में लोड दीजिए, उत्तर निकल कर आएगा, ठीक है। तो झंड को, ध्वज को क्या कहते हैं, झंडा कहते हैं, पताका कहते हैं, केतु कहते हैं। और मुझे कुछ बताइए, तब तक अगला लिखिए। वसंत को दोस्तों क्या कहते हैं, वसंत, अच्छा वसंत को क्या कहते हैं, एक चीज और, केतु भी कहते हैं, इसे केतन भी कहते हैं, ठीक है, केतन भी कहते हैं। एक चीज और, कई जगह पे दोस्तों ध्वज की जगह पर ध्वजा भी लिखा रहता है, तो उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये उसी से मिलते जुलते हैं, अभी मैंने कुछ आपको अलग से नहीं बताया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। या कभी कभी दोस्तों आप जाते होंगे, जैसे कभी गए होंगे संगम वगैरह पे, तो वहां देखते होंगे कि ये फला पीला झंडा का निशान दिखते हैं, तो निशान भी कहते हैं। अब ये सब मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ परीक्षा में आता रहता है, तो इसलिए जानना जरूरी है आपके लिए। अगला देखिए, वसंत का क्या होता है, सर वसंत जो ऋतु है, नहीं वसंत ऋतु की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहां वसंत को दोस्तों याद रखेंगे, जैसे वसंत को कहते हैं मधुमास, ठीक है, हाँ ऋतु ही बोल सकते हैं दोस्तों, इसको मधुमास कहते हैं। वसंत को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ऋतुपति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋतुपति भी कहते हैं। वसंत को हम कुसुमाकर भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कुसुमाकर भी कहते हैं, सुनते जाइए, ठीक है। और वसंत को हम माधव भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर माधव तो कृष्ण को कहते हैं, माधव किसे कहते हैं दोस्तों, कृष्ण को। चलो इतनी बात आई गई तो मैं आपको बता दूं ना, मधवा किसे कहते हैं, मधवा, मधवा याद रखेगा, मधवा इंद्र को कहते हैं, ठीक है। माधव तो कृष्ण को कहते हैं, लेकिन मधवा किसे कहते हैं, मधवा इंद्र को कहते हैं। और इसके अलावा माधव वसंत को भी कहा जाता है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। आप कहते हैं ना जैसी बहे बयार, बहार, बयार, बयार दोस्तों किसे कहते हैं, याद रखेगा, बयार, बयार, जैसी बहे बयार, ठीक है, पीठ तब तैसी दी जाए, बयार हवा को कहा जाता है। और बहार किसे कहते हैं दोस्तों, बहारों फूल बरसाओ, ठीक है। तो बहार किसे कहते हैं, बहार वसंत को कहते हैं, किसे कहते हैं, वसंत को, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी तरह से क्या दिया दोस्तों, पत्ता, पत्ता को क्या कहते हैं, पत्ता से पहले हम यहां तुच्छ का कर लेते हैं। तुच्छ का क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए आप कहते हैं ना कि बड़ा तुच्छ व्यक्ति है, ठीक है, बड़ा नंगा व्यक्ति है, ठीक है। तुच्छ को हम क्या कर सकते हैं, नंगा कर सकते हैं। तुच्छ को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अधम कर सकते हैं। अधम माने जानते क्या होता है, अधम कहा जाता है दुष्ट को, किसे कहते हैं, दुष्ट को। इसके अलावा इसको हम पामर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पामर, ठीक है। पामर क्यों कहते हैं दोस्तों, पामर कहा जाता है निकृष्ट कोटि के बेटियों को, ठीक है, या घटिया व्यक्ति, बड़ा हीन व्यक्ति है, इसको हम घटिया कर सकते हैं, इसको हम हीन कर सकते हैं, इसको हम क्षुद्र कर सकते हैं, ठीक है। ये सब पर्यायवाची किसका है, ये तुच्छ का पर्यायवाची। उसी तरह से यहां पर दोस्तों पत्ता का पर्यायवाची क्या है, तो पत्ता को देखिए जो सिंपल है, पत्ता को पर्ण कहते हैं, पत्ता को दोस्तों पत्र भी कहते हैं, पत्ता को दोस्तों पतई भी कहते हैं, ठीक है। ये तो दो तीन आप जो जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पत्ता का जब सबसे फेमस है दोस्तों किसलय। किसलय माने क्या होता है दोस्तों, हो सकता है कई लोगों का नाम भी हो किसलय, तो किसलय पत्ता को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों पत्ता को पल्लव भी कहते हैं, ठीक है, पत्ता को दल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे जो आपको
एक्स्ट्रा बताया गया, इसको भी जरा ध्यान रखेंगे। ये सब दोस्तों अलग अलग पर्यायवाची हैं, इनके बारे में भी आपको सीखना है, समझना है, पढ़ते चलना है। हम अपनी क्लास में ऐसे डिस्कस करते चलेंगे तो जो जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द की बात कर लेते हैं दोस्तों। आइए एक एक विलोम शब्द की बात करते हैं। जैसे लिखा उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा, उत्कृष्ट का हो जाता है निकृष्ट। क्या हो जाता है, निकृष्ट। ऐसे दमित, दमित माने क्या हो जाता है, किसी का वो कर देना, दमित मतलब उसको समाप्त कर देना। ठीक है, तो दमित, दमित का क्या हो जाता है दोस्तों, दमित के लिए आप उत्तेजित शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दमित का क्या होता है दोस्तों, उत्तेजित होता है, इस पे स्टार लगाइए, बच्चे इसको नहीं जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से सत्याग्रह, सत्याग्रह का बताइए क्या हो जाएगा, सत्याग्रह, सत्याग्रह का हो जाता है दुराग्रह। क्या हो जाता है दोस्तों, सत्याग्रह का दुराग्रह। अंधकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंधकार का आलोक हो जाता है। आलोक माने उजाला होता है और अंधकार माने अंधेरा होता है। ठीक है, अकंटक का क्या हो जाता है दोस्तों, कंटकित हो जाता है। क्या हो जाता है, कंटकित हो जाता है। ठीक है, वैषम्य का क्या हो जाएगा, वैषम्य। ठीक है, वैषम्य बताइए, ये भाव है क्या, वैषम्य। ठीक है, वैषम्य का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, साम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैषम्य का साम्य हो जाएगा। सठता जानते हैं ना, बड़ा सठ, सठ टाइप का व्यक्ति, सठता, सठता का दोस्तों सठ कहा जाता है किसी दुर्जन टाइप के व्यक्ति को। इसका उल्टा हो दोस्तों सज्जनता। क्या होता है, सज्जनता। ठीक है, इसी तरह दोस्तों झंकृत का क्या हो जाएगा, बताओ, ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। झंकृत का बता के दिखाओ क्या होता है, झंकृत, झंकृत माने क्या हो जाता है, झंझना जाना। उसका उल्टा होता है निस्तब्ध। क्या हो जाता है, निह, निह अस्तब्ध। क्या हो जाता है दोस्तों, अस्तब्ध। ये हम दोस्तों उल्टा पढ़ रहे हैं। इसी तरह से ब्रह्म, ब्रह्म का क्या हो जाता है दोस्तों, जीव हो जाता है। ठीक है, बेमेल का क्या हो जाता है दोस्तों, बेमेल का आप सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मूर्धनी, मूर्धनी क्या मुर्दा से संबंधित है, हाँ कह सकते हैं। मूर्धनी का क्या हो जाता है, जीवंतता। क्या हो जाता है, जीवंतता। स्तुत्य मतलब होता है किसी की स्तुति करना, इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों निंद्य। क्या हो जाता है, निंद्य। या फिर इसमें आप हेय भी कर सकते हैं, हेय। ठीक है, इसी तरह से धवल माने क्या होता है, उज्जल, उजला होता है। ठीक है, धवल, धवल का क्या कर सकते हैं आप, कृष्ण कर सकते हैं। धवल का दोस्तों श्याम भी कर सकते हैं, शाम नहीं श्याम। शोषक का क्या हो जाएगा दोस्तों, शोषक का शोषित भी होता है और शोषक का पोषक भी होता है। क्या होता है, शोषक का पोषक भी होता है और शोषित भी होता है। ठीक है, शोषित का नहीं, शोषित। ठीक है, शोषक का क्या हो जाता है, शोषित। तो इसको याद रखेंगे, उससे ज्यादातर दोस्तों आपको पोषक ही मिलने वाला है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे विलोम शब्द हैं जो इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आपसे पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में आइए दोस्तों, विशेषण विशेष्य। ठीक है, हमने क्या आपको समझाया दोस्तों, अगर मूल है, मूल है दोस्तों, मूल है तो हम क्या उसे मानते हैं दोस्तों, हम उसे विशेष से मानते हैं। क्या मानते हैं, इधर न लिख करके हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों क्या आपसे पूछे विशेषण, तो याद रखिए जो निर्मित होता है, जो निर्मित होता है वो विशेषण है, जो मूल होता है वो विशेष्य। बस इतनी बात याद रखिए, ऑटोमेटिक आपको सब उत्तर मिलेगा। मैं कहूं अंश मूल शब्द है कि आंशिक मूल शब्द है, बताओ, तो आप कहेंगे सर अंश मूल। हमने पढ़ा है जो मूल होता है वो क्या होता है, वो विशेष से होता है। क्या होता है, विशेष। और आंशिक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। बोलो कठिन है क्या कुछ, नहीं सर। यहां बताओ मुझे ज्ञात और ज्ञातव्य में क्या मूल है, आप कहेंगे सर ये मूल है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, मूल है। तो याद रखेगा ज्ञात मूल हो गया, यानी यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष से हो जाएगा। और जो निर्मित शब्द है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। मैं कहूं श्रृंगार और श्रृंगारिक में मूल शब्द क्या है, सर बहुत आसान है, श्रृंगार मूल है। जो मूल है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम विशेष कहते हैं। जो निर्मित है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। यादव और यदु में क्या दोस्तों, तो यदु मूल है। तो दोस्तों यहां क्या करेंगे, यदु क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, और यादव क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब कुछ थोड़ी सी बातें दोस्तों हम अपवाद पे करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अपवाद। अपवाद में दोस्तों हमने कुछ आपको ट्रिक बताया था कि दोस्तों कहीं पर ता शब्द आ जाए, कहीं पर दोस्तों पन शब्द आ जाए, या कहीं पर दोस्तों बड़े ई का प्रयोग हो जाए, तो याद रखेंगे इन सब में दोस्तों हमें उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे गलत और गलती, अब देखिए मूल शब्द गलत है, लेकिन अगर बड़ी ई लगा है तो हम उल्टा करेंगे। हम अभी तक इसको विशेष से मानते हैं, लेकिन आज के लिए हम इसे विशेष से मानेंगे। क्या मानेंगे, इसे विशेष मानेंगे। और जब एक विशेष से हो गया तो दूसरा क्या हो गया दोस्तों, दूसरा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे जुदा और जुदाई, यहां पर बड़ी ई आया ना, तो हम नॉर्मली जुदा को विशेष से मानते हैं, इसको विशेषण मानते हैं। लेकिन अब कंडीशन क्या करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा, तो यहां विशेष
विशेष से कर देंगे, यहाँ विशेषण कर देंगे। देखिए कठिन नहीं है, बस एक दो ट्रिक रखना अपने साथ, उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। अगर ट्रिक नहीं रखेंगे तो नहीं रखोगे तो गलत करोगे परीक्षा में, क्योंकि ध्यान आएगा नहीं और आप कभी इस चैप्टर को समझ नहीं पाओगे। तो मेरे हिसाब से यही आसान है, बाकी आपकी जो मर्जी हो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए तत्सम तद्भव के सवाल हैं कई सारे। हम क्या करते हैं ना इस चैप्टर में, जो आपके टंग पे बने हुए हैं हम उनको लाते हैं, चाहे वो तत्सम हो चाहे वो तत्भव हो, ठीक है। देखिए अंगरक्षक, आश्चर्य, उत्साह, कपाट, क्षेत्र, यजमान, यहां देखिए जवान, दही, नाई, नेवला, पापी, बछड़ा, ये सब दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां लिख दिया अंगरक्षक, ठीक है। अंगरक्षक का तद्भव क्या होता है दोस्तों, तो अंगरक्षक का तद्भव होता है अंगरखा। क्या होता है दोस्तों, अंगरखा। उसी तरह से आश्चर्य का क्या हो जाता है, आश्चर्य का हो जाता है अचरज। क्या हो जाता है, अचरज। उत्साह का क्या हो जाता है, उत्साह का हो जाता है उछाह। क्या हो जाता है, उछाह। कपाट का क्या हो जाता है दोस्तों, कपाट का किवाड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, किवाड़ हो जाता है। क्षेत्र का क्या हो जाता है दोस्तों, खेत हो जाता है। यजमान का क्या हो जाता है, जजमान हो जाता है। क्या हो जाता है, जजमान। ये दोस्तों क्या हो गया, तद्भव हो गया। उसी तरह से तद्भव है, जैसे जवान होता है ना, जवान का जब आप तत्सम बनाएंगे तो जवान का हो जाता है युवान। क्या हो जाता है, युवान। जैसे दही का क्या हो जाता है दोस्तों, तो दही का दधी हो जाता है। नाई का क्या हो जाता है दोस्तों, नाई का नापित हो जाता है। नेवला का क्या हो जाता है तत्सम, नेवला का नकुल हो जाता है। पापी का आप नहीं जानते होंगे, विशेष रूप से याद रखेगा, पापी का हो जाता है पातकी। क्या हो जाता है दोस्तों, पातकी, ठीक है। बछड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों, वत्स, ठीक है। ये दोस्तों तद्भव से तत्सम बना लिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ ये सारे सवाल अगर आए परीक्षा में ना, अगर आपको लगता है कि हम कर देंगे तो जैसे मैं स्लाइड आगे बढ़ाया करूं आप रोक दिया करिए, ठीक है। रोक करके आप पहले खुद से हल किया करिए और ये देखा करिए क्या सच में हमें आ रहा था, या फिर जब नितिन सर पढ़ाएंगे तब तो वो अपनी स्पीड में पढ़ाते जाएंगे, हम तो रुकने वाले हैं नहीं, ठीक है। क्योंकि रुकेंगे तो फिर वीडियो लंबा होगा ना और आप ही बोर होंगे, ठीक है। तो आपके लिए ऐसा होता है। आगे बढ़िए, शुद्ध अशुद्ध की बात करते दोस्तों। जैसे सवाल लिख के देता दोस्तों गोपिका, गोपिका नाम की कोई चीज नहीं होता दोस्तों, गोपी होता, गोपिका कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे। जैसे लिखा दोस्तों पयोपान, पयोपान नहीं होता दोस्तों, उत्तर क्या होता है, पयःपान होता है। क्या होता है, पयःपान। जगधात्री नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, जगतधात्री होता है। क्या होता है दोस्तों, जगतधात्री, ठीक है। संपर्कित नहीं होता दोस्तों, संपृक्त होता है। क्या होता है दोस्तों, संपृक्त होता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, संपृक्त, ऐसे हो जाएगा दोस्तों, संपृक्त। तदांतर नहीं होता दोस्तों, तदंतर होता है। तदधन अंतर बराबर तदंतर हो जाता है, ठीक है। वजीफा में दोस्तों मात्रा गलत है, क्या है दोस्तों, वजीफा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। उसी तरह से आच्छादन नहीं होता दोस्तों, आच्छादन में आधा च रहेगा, छा रहेगा, दन रहेगा, ठीक है, ऐसे। विरहड़ी नहीं होता दोस्तों, विरहिड़ी होता है, हिड़ी, हिड़ी, विरहिड़ी। तत्कालिक नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, तात्कालिक होता है। क्या होता है, तात्कालिक शब्द होता है। इसी तरह से दधीची में दोस्तों मात्रा गलत है, दधीची होता है, दधीची, दधीची, ठीक है। पहले बड़ी फिर छोटी। सूर्पनखा में दोस्तों क्या होता है, पहले लिखेंगे सूर्प फिर लिखेंगे दोस्तों नखा या रखा, सूर्पनखा, ठीक है। और ये रखा ना करके दोस्तों नखा ही करिए, ठीक है, सूर्पनखा, ठीक है, सूर्पनखा, ऐसे होगा। शुश्रूषा में दोस्तों क्या है, ये भी बच्चे गलत करते हैं, यहाँ पे दोस्तों बड़ा सा रहेगा, ठीक है, छोटा ऊ रहेगा, बाकी शुश्रूषा सही लिखा था, ऐसे ऐसे होगा, ये बाकी का सही था, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, पढ़ते हम हिंदी जरूर हैं लेकिन हमें वर्तनी तक नहीं आता है, तो वर्तनी नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा हिंदी में, बताइए मुझे। और इतना मेहनत जो मैं कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा हो कि वाकई नितिन सर अब अपने ढर्रे पर आ गए हैं और जम के पढ़ा रहे हैं, और कई सारे बच्चों को लगता है ना कि बस हमको यही आता है पढ़ाने, भैया मैं आपको बताना चाहूंगा सुबह जीके जीएस की क्लास चल रही है। हिंदी तो कुछ नहीं, आपको जिस दिन नितिन सर के जीके जीएस की क्लास की नशा लग जाएगी ना, आप सब कुछ भूल जाओगे। आपको चाहिए का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, जीके जीएस मजबूत होना चाहिए और हिंदी, सबसे ज्यादा स्कोरिंग हिंदी है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप स्टडी 91 पर नितिन सर से हिंदी पढ़ते हैं तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होगा। और आराम से अगर 50 नंबर का पेपर है ना तो 40-45 हर बच्चा कर लेगा। वो जो 5 नंबर बच रहा है ना, वो आप पेड कोर्स से दोस्तों अपना इंक्रीज कर सकते हैं। 5 नंबर ही बहुत होता है, फेल होने के लिए 1 नंबर काफी है, 1 नंबर भी कम है, फेल हो बात खत्म, ठीक है। इसलिए 5 नंबर को आप हल्के में मत लो। दूसरी चीज होती है जीके जीएस, सुबह के टाइम में जीके जीएस की क्लास लेता हूं सुबह 10 बजे, आप मौका दीजिए, एक बार जुड़िए। 5,500 सवाल, अब तो 5,700 सवाल हो गए। मैं बार बार बता रहा हूं आपसे, अभी हो सकता है कि वीडियो कुछ दिन बाद आप देख रहे हो, तब तक हो सकता है 10,000 सवाल मैं पढ़ा दिया, 15,000 सवाल पढ़ा दिया। सर इतना सवाल क्या यूट्यूब पे पढ़ाए हैं? जी हाँ, चैप्टर वाइज पढ़ाया हूं, टॉपिक वाइज पढ़ाया हूं। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दे दूं ना, आप मैं जैसे अभी जितना भी विषय पढ़ा, मान लीजिए हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा दिया, आप हिस्ट्री में कोई एक ऐसी टॉपिक बता दो जिसपे मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं कराया हो,
आप वो टॉपिक का नाम बता दो, आप वो भी नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि नितिन सर ना हिंदी मतलब जीके जीएस के 150 लेक्चर खाली मॉडर्न हिस्ट्री में कराए हैं। 150 लेक्चर आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, और ये 150 लेक्चर आपको 150 दिन तक पढ़ाया गया है। सोचो, कोई किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है। लोगों को त्वरित लाभ चाहिए, आज रात में पढ़ाया आज ही वायरल होना है, नहीं काम चलेगा। मेहनत करना पड़ेगा ईमानदारी से। आज नहीं तो कल लोग आएंगे चैनल पे, देखेंगे। उसके पहले आप आ जाइए, तैयारी कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। बहुत सारे ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हमारे पेड प्रोग्राम के साथ, हमारे ई बुक के साथ, हमारी किताबों के साथ। किताब लीजिए दोस्तों, 3-4 दिन में घर पहुंच जाएगी आपकी। आज ऑर्डर करो ना, 4 दिन बाद घर आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।